हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर थोड़े लंबे समय के बाद अपने इस चैनल पे कंटिन्यू हूँ और लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो देखा था पीरियडिक टेबल के बारे में, वो हमारा पीरियडिक टेबल 4 था, जिसमें मैंने आपको एस ब्लॉक के बारे में बताया था, है ना। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि पीरियडिक टेबल क्या होता है, और उसके बाद फिर मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऐसा करके मैं 4 वीडियो लेके आया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक के बारे में, राइट। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पी ब्लॉक के बारे में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा और अब मैं इस चैनल पे कंटिन्यू हूँ, राइट। तो बिना देर किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्या क्या बताया था। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इस ब्लॉक के बारे में बताया था, यानी कि जो हमारा आवर्त सारणी का जो पीरियडिक टेबल का जो फर्स्ट पार्ट होता है एस ब्लॉक, उसके बारे में मैंने बताया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कितने आवर्त कितने वर्ग होते हैं, और प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उन सबका क्या क्या गुण होता है, राइट। और आपने एस ब्लॉक में देखा था कि ज़्यादातर हाइड्रोजन को छोड़ करके बचे हुए जितने भी थे वो सब के सब मेटल्स थे, धातु था, राइट। तो आज मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो पीरियडिक टेबल है उसमें आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज हमारा टॉपिक होगा आज का पी ब्लॉक, राइट। क्लियर है। अब ये पी ब्लॉक जो होता है हमारे पास में, याद रखिएगा, ये हमारे पीरियडिक टेबल का राइट साइड में पार्ट होता है। इट मीन्स ये कितने से स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा ये वर्ग कितने से बताइए, तो ये हमारा वर्ग 13 से लेकर के और 18 तक के तत्व जो होते हैं, यानी कि एलिमेंट जो होते हैं, वो हमारे क्या कहलाता है, वर्ग 13 से 18 तक का तत्व। इट मीन्स अपने पीरियडिक टेबल देखा है, वहाँ पर 13 से लेकर के और 18 वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं वो सब हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा पी ब्लॉक कहलाता है, राइट। अब इसमें खास बात ये ध्यान देने वाली कि हमारा जो पी ब्लॉक होता है इसके अंदर में क्या क्या होते हैं, तो इसके अंदर में याद रखिएगा मेटल्स होते हैं प्लस नॉन मेटल्स होते हैं, और प्लस बताइए और क्या होता है इसमें, मेटेलॉइड्स, राइट। यानी कि हमारा जो पी ब्लॉक होता है उसमें ये तीनों प्रेजेंट होता है। क्या क्या होता है, तो धातु होता है, दूसरा क्या होता है, अधातु होता है, और तीसरा क्या होता है, उपधातु होता है, राइट। और यही उपधातु जो होता है वो सेमीकंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है ना। आपको पता है कि ये जो होता है धातु जो होता है, एक सेकंड रुकिए, धातु जो होता है वो क्या होता है, ये हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर। ये हमारा अधातु जो होता है ये क्या होता है, ये हमारा होता है बैड कंडक्टर, राइट। बात समझ में आया कि नहीं। और उपधातु के अंदर में क्या होता होगा, तो ध्यान से समझिएगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो सब क्या होता है, गुड कंडक्टर। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सब क्या होता है, बैड कंडक्टर। और मेटेलॉइड्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि अगर हम उपधातु की बात करते हैं, है ना, तो ये जो होता है ये हमारा कहलाता है सेमी कंडक्टर। अगर हम हिंदी में बात करें तो गुड कंडक्टर, इट मीन्स इसे हम बोलते हैं सुचालक, है ना। बैड कंडक्टर इसे हम कुचालक, या कहीं कहीं पर अचालक भी लिखा रहता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज होता है। और ये होता है हमारा अर्धचालक। बात समझ में आया कि नहीं। ये तो खैर बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप सबको पता ही होगा, फिर भी एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है। अब हमारा ये जो मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है और मेटेलॉइड्स होता है, इन सब से मिलकर के हमारा पी ब्लॉक होता है ना, मिलकर के बना हुआ होता है। और प्लस ये सारे के सारे क्या होते हैं, यही तीनों तो मिलकर के एलिमेंट बनाते हैं, यानी कि तत्व बनाते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के वीडियो में कि एलिमेंट्स क्या होता है, जो सिंगल रहता है, जो हमेशा अकेला होता है, वो क्या कहलाता है, वो हमारा एलिमेंट कहलाता है, यानी कि तत्व कहलाता है। और अगर दो एलिमेंट अगर आपस में मिल जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कंपाउंड कहलाता है, यानी कि यौगिक कहलाता है। ये सारी बातें हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, पी ब्लॉक
के अंदर में मैंने आपको क्या बताया कि मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और हमारे पास में मेटेलॉइड्स भी है, राइट। और प्लस इसके बाद एक और खास चीजें हैं जो कि हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है ना, जिसे हम बोलते हैं इनर्ट गैस, यानी कि जिसे हम नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं या फिर उसे हम आदर्श गैस बोलते हैं हिंदी में। तो वो सब हमारा नॉन मेटल्स के अंदर में आता है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जो है शुरुआत करते हैं मेटेलॉइड से, यानी कि उपधातु से, है ना। तो एक बात बताइए, धातु का जो गुण था वो सुचालक था, यानी कि गुड कंडक्टर, और हमारा जो नॉन मेटल्स है इसका जो गुण होता है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये कैसा होता है, बैड कंडक्टर, है ना। और जो सेमी कंडक्टर है, तो सेमी का मतलब क्या हो गया कि कुछ गुण जो होंगे वो कैसे होंगे, वो हमारे मेटल्स की तरह होंगे, और कुछ प्रॉपर्टी जो होंगे उसके वो कैसे होंगे, नॉन मेटल्स की तरह होंगे। इस तरीके से करके ये बना हुआ होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज कहाँ से, तो आज हम शुरुआत करेंगे मेटेलॉइड से, यानी कि हम शुरू करने जा रहे हैं उपधातु को। क्लियर है। फिर मैं बारी बारी से आपके सबके पास आऊंगा और सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो मेटेलॉइड्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें आता कौन कौन है। ठीक है ना। तो उपधातु, क्लियर है। तो उपधातु में सबसे पहले आता है बोरॉन। याद रखिएगा कौन कौन सा आता है, बोरॉन। और हम सबका नाम इसलिए लिख पा रहे हैं ना, बिकॉज इसका जो नंबर्स होते हैं ये काफ़ी कम होते हैं, यानी कि काफ़ी कम संख्या में मौजूद होते हैं, और ये सिर्फ 7 होते हैं, राइट। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि 17, 7 और 94, यानी कि 94 के फॉर्म में होता है। जो मेटल्स होते हैं वो 94 होते हैं, है ना। इस तरीके से 17, 7 और 94 ये जो होते हैं मेटल्स होते हैं, ये जो होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, और ये जो होते हैं मेटेलॉइड्स होते हैं, है ना। क्लियर है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका नंबर कितना होता है, 7, और टोटल मिलाकर के हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने तत्व होते हैं, तो 118 तत्व होते हैं, राइट। पुराने पीरियडिक टेबल अगर आप देखोगे, जो कि मुझे लग रहा है कि आई थिंक 2009-10 के आसपास का प्रिंट था, तो उस समय 112 तत्व 114 तत्व ही मिलते हैं, है ना। लेकिन अभी जो हमारे पास अवेलेबल है वो 118 तत्व अवेलेबल है, राइट। मैंने आपको सबसे हल्का, सबसे भारी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताई थी। चलिए, तो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो कौन सा होता है, वो बोरॉन होता है। फिर जाकर के सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन आपने सुना ही होगा, सिलिकॉन क्या यूज करते हैं, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा सोलर प्लेट, है ना। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपने जवाब देना है कि सोलर प्लेट जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो सिलिकॉन का, है ना, बनाया जाता था। लेकिन अब हमारे पास जर्मेनियम अवेलेबल है। तो अगला जो हमारा मेटलॉइड्स होता है वो कौन सा है, जर्मेनियम, फिर है आर्सेनिक, फिर है एंटीमनी, राइट। और फिर जाकर के है सेलेनियम, फिर जाकर के कौन सा है, टेलुरियम, है ना। कहीं कहीं पे टेलुरियम की जगह पे पोलोनियम भी लिखा रहता है। बट एक बात याद रखिएगा, किसी भी कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर हमारे इसी 3-4 से होता है, राइट। एंटीमनी तक जाते जाते फिनिश हो जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी से बना हुआ होता है। ये बात याद रखिएगा, मतलब कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा किससे होंगे, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी तक। क्लियर है। चलिए, तो इस सब के अंदर में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का क्वालिटी पाया जाता है, दोनों का गुण पाया जाता है। क्लियर है। तो मैं बारी बारी से सबके बारे में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, कहाँ से इसका सोर्स होता है और क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पुराने नोट्स को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, वो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएगी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया था, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फिर जब मैं इन सबको फिनिश कर दूँगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सारे के बारे में, तो फिर मैं आपको एक दिन एक ऐसा क्लास लूँगा जिसमें कि मैं पूरे इस पीरियडिक टेबल का समरी में आपको 1-1.5 घंटे की क्लास में फिनिश कर दूंगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपके लिए एक बढ़िया सा रिवीजन क्लास हो जाएगा वो, और ये तभी अच्छा लगेगा जब आपने पहले वाली चीज़ों को रिवाइज कर रखा होगा, ठीक है।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा सबसे पहले था बोरॉन, है ना। हम सबसे पहले बात करते हैं बोरॉन, राइट। इसका बोरॉन, राइट। ये बोरॉन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बोरॉन जो होता है इससे फाइबर तैयार किया जाता है, इट मीन्स रेशे तैयार किया जाता है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है कि नहीं। तो बोरॉन का फाइबर याद रखिएगा, क्या मैंने बताया आपको, बोरॉन फाइबर, क्लियर है। बोरॉन फाइबर प्लस एक और दूसरा क्या है इसके साथ में, कार्बन फाइबर, है ना। बोरॉन फाइबर और प्लस कार्बन फाइबर, इसको अगर मिला दिया जाता है, क्लियर है। फाइबर का मतलब याद रखिएगा धागा, है ना, या रेशा जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसे हम रेशा या फिर धागा के नाम से जानते हैं, है ना। तो बोरॉन का फाइबर और कार्बन का फाइबर को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये जो होता है ये स्टील फाइबर की तरह काम करता है, ये बन जाता है स्टील फाइबर की तरह, और बोल सकते हैं इससे भी ज़्यादा मजबूत बन जाता है, क्लियर है। तो फिर हम इस फाइबर का इट मीन्स इस धागा का या इस रेशे का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो याद रखिएगा इसे हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ में, तो इसे याद रखिएगा, इसे हम बनाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि बोरॉन फाइबर और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। और ये जो दोनों का मिक्सचर होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसे हम जानते हैं बोरॉन कार्बाइड के नाम से हम इसे जानते हैं, क्लियर है। इसे किस नाम से जानते हैं, बोरॉन कार्बाइड, और इसे हम एक और नाम नॉर्बाइड भी बोलते हैं, क्लियर है। इसे हम एक और नाम क्या बोलते हैं, नॉर्बाइड, क्लियर है। यानी कि बोरॉन कार्बाइड, आपको समझ में आ रहा है कि बोरॉन और प्लस कार्बन मिलकर के क्या बना हुआ है, बोरॉन कार्बाइड, यानी कि बोरॉन का फाइबर और प्लस कार्बन का फाइबर, और ये दोनों अगर मिक्स हो जाता है, यानी दोनों के अगर धागे को मिक्स कर दिया जाता है, केमिकली इसको तैयार किया जा रहा है ताकि ये बोरॉन का धागा बन सके, कार्बन का धागा बन सके, और ये दोनों मिक्स होने के बाद स्टील फाइबर की तरह काम करता है। बात समझ में आया। और ये क्या होता है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बोरॉन कार्बाइड इसका केमिकल नेम बोल सकते हैं हम, और प्लस इसे नॉर्बाइड के भी नाम से जाना जाता है, और आजकल इसका एक और नाम प्रचलित है जो हम सब लोग ज़्यादा जानते हैं, और वो क्या है, केवलर, क्लियर है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, केवलर, है ना। बात समझ में आया कि नहीं। और ये जो होता है ये सब हमारे क्या कहलाता है, बोरॉन कार्बाइड, क्लियर है, या नॉर्बाइड के भी नाम से बनाया जाता है। और सबसे पहले कौन बनाया है इसे, तो याद रखिएगा इसे सबसे पहले बनाने वाला जो देश है वो है चाइना, राइट, है ना। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट वगैरह सबसे ज़्यादा वही लोग करते हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले ये सबसे यूनिक खोज करने में लगा रहता है चाइना, है कि नहीं। और आपने देखा होगा आर्टिफिशियली चीज़ें बना रहा है चाइना, जो कि बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं है बट बहुत ज़्यादा चीप एंड बेस्ट, है ना। हमारे सारे लोग जो है, अब तो खैर इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया, अदरवाइज सारे के सारे कंट्री जो है चाइना का सामान खरीदते जा रहे थे, है कि नहीं। चलिए, तो मैं बता रहा था कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है, याद रखना है आपको कि उसके लिए क्या होता है, बोरॉन कार्बाइड, है ना। इसे नॉर्बाइड के नाम से भी जाना जाता है, केवलर के नाम से भी जाना जाता है। अगर नॉर्बाइड ऑप्शन में ना हो तो हमें क्या टिक मार्क करना होता है, हमें केवलर टिक मार्क करना होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारा बोरॉन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सिलिकॉन होता है ना। तो सिलिकॉन के बारे में मैंने आपको बताया, बोरॉन तो कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं है इसका, लेकिन जो मैंने आपको सिलिकॉन बताया, तो सिलिकॉन का क्या यूज मैंने आपको बताया, सोलर प्लेट बनाने में, है ना। सोलर प्लेट याद रखिएगा स्टूडेंट, सोलर प्लेट बनाने के लिए जो सिलिकॉन का इस्तेमाल करते थे, तो उसके पीछे रीजन क्या था, जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं, इट मीन्स अर्धचालक होते हैं, उसका एक खास गुण ये होता है
कि जितने भी अर्धचालक हैं तो जनरली जो मेटल्स होते हैं यानी कि चालक होते हैं, ये अगर गर्म हो जाएगा, यानी कि अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ठीक ढंग से पास नहीं करेगा। ठीक है, नॉन मेटल्स तो वैसे नहीं करता है। लेकिन अगर मेटेलॉइड्स की बात करते हैं यानी कि उपधातु की बात करते हैं जिसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, तो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके अंदर सबसे खास बात क्या होती है, इसके अंदर सबसे खास बात होती है कि जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे क्या करेगा, ये ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को पास करेगा। बात समझ में आया कि नहीं, है ना। आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं उसकी चालकता जो होती है, इट मीन्स उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हीट के बढ़ने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जितने भी धातु होते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पास करना कम कर देगा अपने में से, है कि नहीं। और विद्युत धारा अगर उसमें से पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, उस पर इफेक्ट पड़ेगा और वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन नॉन मेटलॉइड्स में क्या खास बात होती है उपधातु में, कि ये जैसे जैसे गर्म होता है इसकी कंडक्टिविटी और अच्छी होती चली जाती है। इट मीन्स इसकी चालकता जो होती है वो कैसी होती चली जाती है, और अच्छी होती चली जाती है। अब एक बात बताइए कि हमने सोलर प्लेट बना करके उसे धूप में रखा, तो धूप में रखा तो क्या होगा, वो गर्म होगा, और गर्म होगा तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को पास करेगा। इट मीन्स ये जितना ज़्यादा गर्म होगा, है ना, सनरेज की वजह से आपको पता है कि सन का जो रेज होता है वो वेव्स की तरह भी होता है, और प्लस उसके अंदर में पार्टिकल्स भी होते हैं ना, जिसे हम फोटोन बोलते हैं। तो ये फोटोन पार्टिकल्स आकर के और इस सोलर प्लेट पे जाता है, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन को पास करना शुरू कर देता है, जिसका यूज हम करते हैं लाइट, फैन, बैटरी वगैरह चार्ज करने के लिए। इन सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। लेकिन क्या हुआ, फिर जा करके सिलिकॉन जैसे ही सिलिकॉन तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन उसके अलावा एक और हमने एक नई चीज़ खोज ली थी, और वो क्या था, जर्मेनियम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जर्मेनियम, है ना। सिलिकॉन के बाद क्या किसका नाम आ जाता है, जर्मेनियम का। तो जर्मेनियम जब तक खोज नहीं हुआ था तब तक क्या किया जाता था, सिलिकॉन का यूज किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जर्मेनियम का खोज हुआ। और याद रखिएगा वो भी, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जर्मेनियम का ओरस क्या है, इट मीन्स इसका अयस्क क्या है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा हमारे भारत में कोयला पाया जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, झामा कोयला। नाम सुना होगा आपने, इसका इंग्लिश नेम भी झामा कोल ही है। क्लियर है। ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था झामा कोयला। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन आपको पता है कि चाइना वालों के पास शुरू से ही थोड़ी अकल ज़्यादा है, या बोल सकते हैं कि वो अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, भारत से झामा कोयला खरीदना शुरू कर दिया, जिसका कि हमारे भारत में कोई यूज नहीं था। आपको पता है कोयले के बारे में कि वो भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। मैं आपको अभी आऊँगा कार्बन वाले टॉपिक पे, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो झामा कोयला जो है वो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। क्लियर है। और चाइना इसको बहुत ही सस्ते रेट में खरीदे जा रहा था। तो शुरू में होता है ना कि हम चीज़ें सेल करना शुरू कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि इसका यूज़ क्या है, क्यों वो अगला आदमी खरीद रहा है हमसे। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारा झामा कोयला उनको बेचना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर जा करके इंडिया को ऐसा लगा कि आखिरकार इसमें तो कोई यूज़ नहीं है, फिर वो इतना ज़्यादा क्यों खरीदे जा रहा है, चाइना क्यों इतना ज़्यादा खरीद रहा है। बाद में समझ में आया कि ये जो हम बात कर रहे हैं जर्मेनियम जैसा सेमीकंडक्टर, वो क्या है, वो इसी कोयले से प्राप्त किया जा रहा है। इट मीन्स उस कोयले के अंदर में इसका परसेंटेज होता है। तो जब तक भारत को ये बात समझ में आए, फिर जाकर के हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सारी चीज़ों को सेल करना बंद किया, है ना। और चाइना को डिसीजन लिया कि अब चाइना को हम बिल्कुल भी कोयला नहीं देने वाले हैं। और फिर जाकर के हमारे देश में ही टेक्नोलॉजी डेवलप करके और जर्मेनियम प्राप्त करना शुरू किया गया। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम जो भी सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बना रहे हैं, ये सबका सब में क्या यूज हो रहा है, सबसे ज़्यादा जर्मेनियम यूज हो रहा है ना। सेमीकंडक्टर चिप आपने देखा होगा, जैसे मोबाइल का चिप हो जाता है, कंप्यूटर वगैरह में लगे होते हैं, या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं जिसमें रियल टाइम सिस्टम जिसमें होता है ना। तो इन सब के लिए जो होता है हम क्या यूज़ करते हैं, जर्मेनियम यूज़ करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो जितने भी चिप वगैरह हैं इन सबको बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, जर्मेनियम यूज किया जाता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है, झामा कोयला से प्राप्त होता है। ठीक है ना, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम का ओरस क्या हो गया, झामा कोल हो गया। ठीक है। चलिए इरेज कर देता हूँ। ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं
कि हम लोगों ने अभी बात किया बोरॉन फाइबर प्लस कार्बन फाइबर, थोड़ा सा इसमें हम और डिस्कशन कर लेते हैं 2 मिनट, कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनाया जाता है तो आप केवलर या फिर इसे हम नॉर्वाइट के नाम से जानते हैं, है ना। बुलेट प्रूफ जैकेट आपको पता है कि हमारे जो इंडियन आर्मी होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है ये। अब अगर हम बात करते हैं कि एक तो हमें नेचुरली पता है कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो होता है, नॉट मेटल्स, मटेरियल इट मीन्स पदार्थ, वो कौन सा होता है जो नेचुरली हमको दिया गया है ना। तो ये हमारे पास में जो हार्डेस्ट है जो नेचुरली हमें मिलता है वो क्या है, डायमंड है। इट मीन्स क्या है, हीरा है ना। याद रखिएगा ये एक नॉन मेटल है, कार्बन का बना हुआ है ना। कार्बन का बना हुआ ग्रेफाइट भी है, अभी हम आते हैं 2 मिनट में डिस्कशन करते हैं उस पर। तो लेकिन सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन सा होता है, तो हीरा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। डायमंड जो होता है वो कैसा होता है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मैन मेड, इट मीन्स मनुष्य द्वारा बनाया हुआ, मनुष्य द्वारा बनाया हुआ क्या चीज, हार्डेस्ट मटेरियल, तो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ कठोरतम पदार्थ, कठोरतम पदार्थ तो कौन सा है। तो अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि प्लेटिनम जो होता है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है ना। उसके बाद फिर दूसरी बार बात करते हैं टाइटेनियम है ना। जैसे आपने देखा होगा कि प्लेटिनम जो होता है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जरूर है, जिसे हम वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ना। तो यही कारण है कि उसका हम कोई शिप वगैरह बनाने में, जहाज बनाने में, है ना, प्लेन्स वगैरह बनाने में तो हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी जहाज वगैरह बनाए जाते हैं वो सब किसका इस्तेमाल किया जाता है, टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है ना। टाइटेनिक जहाज आपने सुना होगा, तो ये सब क्या है, टाइटेनियम का ही बना हुआ था, है ना। लेकिन अगर बात करते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाया हुआ कठोरतम पदार्थ, क्लियर, तो वो कौन सा है, आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपको क्या जवाब देना है। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा। नोट करते चलिएगा स्टूडेंट्स, इन सारी चीज़ों को फिर से मैं बता रहा हूँ, है ना। विल कंटिन्यू, है ना। तो सबसे मनुष्य द्वारा बनाया हुआ सबसे कठोरतम पदार्थ, यानी कि जो मैन मेड है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो उसे हम बोलते हैं वोटजाइट बोरॉन नाइट्राइट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, वोटजाइट, वोटजाइट बोरॉन नाइट्राइट, क्लियर। और अगर हम बात करते हैं कि ये कितना कठोर है ना, तो याद रखिएगा कठोरता की इकाई, है ना। तो इसे हम किस यूनिट में इसे हम मेजर करते हैं, तो उसका जो यूनिट होता है, यूनिट यानी कि इकाई जिसे हम मापते हैं, जिसे हम मापते हैं वो इकाई क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका इकाई होता है जीपीए, क्लियर है, क्या होता है, जीपीए, जिसे हम क्या बोलते हैं, गीगा पास्कल। याद रखिएगा हम जो कठोरता की जो यूनिट होती है, यानी कि कौन सा चीज़ कितना ज़्यादा हार्ड बना हुआ है, वो हम किस में मेजर करते हैं, तो वो होता है गीगा पास्कल, है ना। कुछ लोग इसे जीजा पास्कल पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा गीगा पास्कल है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, तो मैं बता रहा था कि इसका जो यूनिट होता है और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है। अब पूछा जाएगा कि कितना जीपीए है ये वोटजाइट बोरॉन नाइट्राइट, तो आपको बताना है कितना, 400 जीपीए, क्लियर है। इट मीन्स 400 जीपीए, याद रखिएगा 400 जीपीए जो होता है ये इसका वोटजाइट बोरॉन नाइट्राइट का जो होता है हार्डेस्ट जो मेजर किया जाता है वो जीपीए में किया जाता है, और वो कितना जीपीए होता है, तो 400 जीपीए। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। और ये जो हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी एक सबसे खास बात और है, क्या पता है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा जो है बोल सकते हैं क्या, नॉन मेटल्स किस में पाया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा जवाब होता है कि सबसे ज्यादा नॉन मेटल्स, यानी कि सबसे ज्यादा अधातु जो होता है वो हमारे पी ब्लॉक में पाया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। सबसे ज्यादा अगर मेटल्स पूछता है तो हमारा जवाब होगा डी ब्लॉक,
लेकिन अगर सबसे ज़्यादा नॉन मेटल्स पूछता है तो हमारा जवाब होगा पी ब्लॉक, है ना। डी ब्लॉक पे आएंगे तो मेटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा नॉन मेटल्स डी ब्लॉक में पाया जाता है और मनुष्य द्वारा बनाया हुआ सबसे कठोरतम पदार्थ यानी कि हार्डेस्ट मटेरियल वुडचाइट बोरॉन नाइट्रेट है, जिसकी कठोरतम यूनिट यानी कि हार्डेस्ट यूनिट जो है वो 400 GPa है। और किसने बनाया इसे सबसे पहले, तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि हम इसे बनाया है किसने, चाइना ने। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो चाइना ने क्या किया है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल बनाया है। और केवलर है ना, जो नॉर्वाइट जो हम बोलते हैं ना केवलर के नाम से जिसे मार्केट में सेल किया जाता है, वो भी किसी का बनाया हुआ है। तो स्टार्टिंग सबसे पहले चाइना से ही हुआ है, राइट। और ये बिल्कुल कपड़े की तरह होता है, याद रखिएगा। सबसे खास बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोई स्टील बॉडी होता होगा और उसे पहनने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। वो सिंपल जैकेट की तरह होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम है बुलेट प्रूफ जैकेट, क्लियर। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि कार्बन के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। चलिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स इसको एक बार, है ना, बढ़िया से। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। चाइना जो है हर चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट करने में सबसे ज़्यादा आगे है और उसी के एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा नतीजा था कोरोना, है ना। आपने देखा ना, फिर से दोबारा से ये शुरू हो गया है, पता नहीं कितने सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं इन सबके। पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक था उसको डिस्टर्ब करके रख दिया इस चाइना ने, पता है, अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से, है ना। एक्सपेरिमेंट करता है वो और प्रॉब्लम झेलना पड़ता है पूरी दुनिया को, है ना। जैसे नहीं होता है फैमिली में कोई एक आदमी कुछ उल्टा पुल्टा काम करता है और पूरे फैमिली को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, तो वही पूरे अर्थ का वही कंडीशन बना दिया है इस चाइना ने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये भी नहीं बोल सकते कि टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे, वो आगे है। जापान उससे भी आ गया, फ्रांस अभी उससे भी आ गया, अमेरिका सबसे ज़्यादा अमीर है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी करता है इन सब चीज़ों के पीछे। चलिए अब हम बात करते हैं दो चीज़ों के बारे में, है ना, फिर हम आते हैं कार्बन पे। आपने सुना होगा स्टूडेंट्स दो नाम, पहला होता है एलोट्रॉप्स और दूसरा होता है आइसोटोप्स, है ना। हिंदी में हम इसका नाम बोलते हैं अपर रूप और इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप को समस्थानिक, क्लियर है। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना, सबसे एलोट्रॉप्स, अपर रूप, समस्थानिक, है ना, आइसोटोप्स, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करते सबसे पहले इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एलोट्रॉप्स में जो रासायनिक गुण होते हैं यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, रासायनिक गुण, ये कैसा होता है, तो याद रखिएगा ये रासायनिक गुण अलग अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग होता है। इट मीन्स अगर हम दो पदार्थ लेते हैं, है ना, और अगर हम वो एक ही पदार्थ का अपर रूप है तो उसका रासायनिक गुण कैसा होगा, वो अलग अलग होगा, क्लियर है। लेकिन अगर हम समस्थानिक की बात करते हैं तो समस्थानिक का रासायनिक गुण कैसा होता है, तो समस्थानिक का रासायनिक गुण की अगर हम बात की जाएगी तो ये कैसा होता है, समान होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो रासायनिक गुण होता है वो कैसा होता है, समान होता है। मैं एग्जांपल लेके भी इसको समझा देता हूँ बहुत बढ़िया से, क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हीरा का, है ना, एलोट्रॉप्स यानी कि अपर रूप क्या हो जाएगा, हीरा एंड ग्रेफाइट। आपने सुना होगा क्या कि कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और भी बहुत सारे हैं, बट अगर हम जनरली जो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी के सिलेबस में वो हमें क्या मिलता है, हीरा और ग्रेफाइट, क्लियर है। कार्बन का ही दोनों बना हुआ है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। और स्ट्रक्चर अलग होता है प्लस इसमें क्या होता है, रासायनिक गुण, इसका इट मीन्स इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। जैसे आपको पता है कि हीरा जो होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा होता है, वो चिकना होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है।
क्लियर है। तो अगर हम हीरा की बात करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा बताइए। इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हीरा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बताइए। इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। इट मीन्स इसे हम बोलते हैं चतुष्फलकीय। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये कैसा होगा, तो ये होगा हेक्सागोनल। इट मीन्स इसे हम बोलते हैं षष्ठफलकीय। षष्ठफलकीय है ना। अगर हम बात करते हैं चतुष्फलकीय संरचना तो वो कुछ इस तरीके का बनता है ना। और हेक्सागोनल कुछ इस तरीके से करके बनेगा, है ना। फिर इसी में से और बहुत सारा ऐसे कर करके कंटिन्यू रहेगा इस तरीके से करके। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, हीरा जो होता है वो चतुष्फलकीय संरचना होती है और ये जो होता है ये षष्ठफलकीय संरचना होती है जिसे हम हेक्सागोनल बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है। हीरा दोनों ही कार्बन का शुद्ध रूप है। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा शुद्ध रूप पूछा जाता है तो हमारा जवाब क्या होगा, डायमंड, हीरा, याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं कि कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है कि भाई अब अगर आपने हार्डेस्ट मटेरियल का जो यूनिट होता है कि सबसे ज़्यादा हार्ड ये है, उसको अगर आपने जीपीए बताया है तो मुझे ज़रा हीरे का भी जीपीए बता दीजिए कि हीरा जो होता है कितना होता है। तो याद रखिएगा हीरे का जो जीपीए होता है वो 70 से लेकर के 150 जीपीए के करीब में होता है, यानी कि 70 से लेकर के लगभग 150 गीगा पास्कल, है ना। और जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड जो होता है वो हमारा कैरेट में मेजर किया जाता है ना। यानी कि अगर हम बात करते हैं प्योरिटी की, शुद्धता की, तो जो सोने की शुद्धता होता है वो किस में निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है कैरेट में, याद रखिएगा, है ना, कैरेट में निकाला जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी क्या बोलते हैं डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड जो होता है, डायमंड को हम कैसे मेजर करेंगे कि कितना शुद्ध है, तो याद रखिएगा mg, है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि 1 कैरेट डायमंड, है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 कैरेट, है ना, 1 कैरेट हीरा, यानी कि 1 कैरेट डायमंड जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 200 mg, है ना, याद रखिएगा। इसको किस में मापा जाता है, इसके शुद्धता को mg में मापा जाता है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं किसकी, गोल्ड की, तो गोल्ड कितना होता है 24 कैरेट, जो सबसे शुद्ध रूप होता है सोने का 24 कैरेट। लेकिन ये कैसा होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो एक पक्की बात है कि इससे बताइए, इससे जो होगा हमारा ज्वेलरी वगैरह बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसमें कॉपर की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। और कॉपर की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से क्या होता है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और इसे प्रॉपर शेप दिया जा सकता है ना। तो आपने देखा होगा कि जो ज्वेलरी वगैरह के जो शॉप होते हैं, है ना, खास करके जो रजिस्टर्ड होते हैं, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं 22 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट, मैक्सिमम 23 कैरेट तक के गोल्ड जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, है कि नहीं। जैसे तनिष्क ज्वेलर्स हो गया और बहुत सारे ऐसे मार्केट में चल रहे हैं जो कि 23 कैरेट जो होता है गोल्ड वगैरह अवेलेबल कराते हैं, है ना। और वैसे जो लोकल शॉप होते हैं वहाँ तो आपको पता ही है कि 18 कैरेट, 16 कैरेट और 20 कैरेट का गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा चलता है ना। और जो ओरिजिनल फॉर्म होगा उस पर आपको लिखा हुआ भी रहेगा, प्लस हॉलमार्क का साइन भी दिया हुआ रहता है ना, कि कितना कैरेट का ये गोल्ड है, और हॉलमार्क का साइन है, ये इसकी प्योरिटी को बताता है। ठीक है, चलिए, तो आपको याद रखना है कि हीरे को कैसे मेजर किया जाता है। तो हीरे को कैरेट में 1 कैरेट डायमंड इक्वल टू 200 mg, क्लियर। और अगर बोला जाएगा कि अगर कोई 5 कैरेट डायमंड खरीदता है ना, तो आपको पता है कि 200 × 5 करना होगा तो कितना आ जाएगा 1000 mg, इट मीन्स 1 ग्राम। बात समझ में आया कि नहीं। तो 5 कैरेट गोल्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 1 ग्राम हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा ये दोनों का दोनों अपर रूप है। अपर रूप मतलब समझ रहे हो ना, कि जो हमारे पास एक ही फॉर्म है ना, लेकिन वो मतलब एक ही पदार्थ का बना हुआ है, लेकिन क्या है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण जो होगा वो कैसा होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो रासायनिक गुण जो है इन सब का
अलग अलग होता है, दोनों ही कार्बन का रूप है, लेकिन दोनों का क्या है, रासायनिक गुण अलग अलग है, इसे हम बोलते हैं अपर रूप। और समस्थानिक की बात करते हैं तो समस्थानिक में रासायनिक गुण लगभग एक समान होता है कि नहीं, यही दोनों में डिफरेंस है। समस्थानिक में मैंने आपको, जब मैं मेटल पढ़ाया था, जब मैंने आपको एस ब्लॉक पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के समस्थानिक आपको बताया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से थे बताइए? तो सबसे पहले था प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम और फिर जाकर के क्या था, ट्राइटियम। इस तरीके से करके था, है ना, समस्थानिक थे। वैसे ही अगर हम बात करें अपर रूप का, तो कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा के बारे में हम लोगों ने देखा कि 1 कैरेट डायमंड इज इक्वल टू 200 mg माना जाता है, और 5 कैरेट डायमंड अगर हम खरीदते हैं तो वो 1 ग्राम, इट मीन्स 1000 mg, राइट। और ये ठीक वैसे ही जैसे कि गोल्ड को कैरेट में मेजर किया जाता है, तो वैसे ही इसका जो कैरेट होगा वो कितना होगा, mg में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो मैं अभी इसको आप नोट करो, फिर मैं इसके बाद जल्दी से आपको 2 मिनट में ग्रेफाइट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर जा करके जैसा होगा फिर हम आगे कार्बन का और भी बहुत सारा फॉर्म्स होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, इसको जरा नोट कीजिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। कुछ थोड़ी सी बात और कर लेते हैं डायमंड के बारे में, फिर हम आते हैं तुरंत ग्रेफाइट पर, ठीक है। चलिए, डायमंड का यूज आपको पता होगा, है ना। डायमंड का हम क्या यूज करते हैं बताइए? तो सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका ज्वेलरी में, राइट। इट मीन्स हम जो है डायमंड का क्या करते हैं, आभूषण बनाने में, है ना, ज्वेलरी वगैरह बनाने में सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाता है कि और डायमंड का क्या क्या यूज है, तो आपको पता है कि डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है। इट मीन्स किस लिए यूज किया जाएगा, तो ग्लास कटिंग में। ग्लास कटिंग में आपने देखा होगा ना, कांच काटने वाले लोगों को वो क्या करते हैं, इतना छोटा सा एक ब्लेड रखते हैं, और उस ब्लेड के सबसे टॉप वाले हिस्से में, जैसे हमारे पेन का जो बॉल पेन आता है उसके सबसे हिस्से में एक छोटा सा बॉल लगा होता है ना, कभी कभी वो बॉल निकल जाता है तो पेन का इंक जो होता है फ्लो होना शुरू हो जाता है और हम ठीक से लिख नहीं पाते हैं। तो वैसे ही जो ये ग्लास कटर जो होता है, इसमें जो ब्लेड होता है इसके सबसे टॉप वाले हिस्से में क्या किया जाता है, डायमंड का एक छोटा सा टुकड़ा लगा होता है, ठीक है नहीं। और क्या किया जाता है, उस ब्लेड को एक बार क्लीन करके उस सरफेस को, ग्लास के सतह को, और क्या किया जाता है, एक बार सिंगल चला दिया जाता है, और वो क्या होता है, आसानी से कट जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ग्लास को काटने के लिए, और सिर्फ ग्लास को काटने के लिए ही नहीं, आपने देखा होगा डॉक्टर वगैरह जो ऑपरेशन करते हैं, जो सर्जरी ब्लेड आता है, तो सर्जरी ब्लेड जो होता है उसके टॉप पर भी डायमंड लगा हुआ होता है, ताकि वो क्या करे, वो आसानी से बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को आसानी से कट करके, और बिना कोई, है ना, 2 बार 3 बार चलाने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए क्या किया जाता है, उस तरीके का ब्लेड भी तैयार किया जाता है। क्लियर है? तो जो सर्जरी ब्लेड है ना, ग्लास कटिंग में प्लस सर्जरी ब्लेड में भी, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे खास बात होती है कि जब हम बात करते हैं कि डायमंड जो होता है वो, अभी तो आपने देखा होगा कि खदानों में जहाँ पर ज़मीन के अंदर से मेटल्स वगैरह निकाले जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्ड जो होता है वो कौन सा होता है, स्टोन, वो हमारा ग्रेनाइट होता है, ये आपको पता है। और सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट स्टोन हमारे पास, हमारे इंडिया में जो अवेलेबल है या वर्ल्ड में जो अवेलेबल है, वो है ग्रेनाइट, सबसे मजबूत पत्थर जिसे बोला जाता है। तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पर भी जो कटर वगैरह यूज किया जाता है, उसके सबसे टॉप में क्या किया जाता है, डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो हम ऐसा भी करते हैं कि ग्रेनाइट वगैरह को आसानी से काटने के लिए हम क्या करते हैं, डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। बचा हुआ तो आपको पता ही है कि ग्लास कटिंग और सर्जरी ब्लेड में इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए, और आपको पता है कि इसे हम mg के फॉर्म में इसके कैरेट को मापते हैं, है ना। 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 mg, और जैसे जैसे फिर हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे, 5 कैरेट अगर लेते हैं तो वो 1 ग्राम के करीब में हो जाता है, यानी कि 1000 mg हो जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक और अपर रूप के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि एलोट्रॉप्स के बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक तो हमने अपर रूप देख लिया कार्बन का, हीरा और ग्रेफाइट। एक और हम बात कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन, ठीक है ना, और प्लस एक O3 भी आपने सुना होगा। क्या होता है O3? तो ओजोन होता है ना। क्लियर है? ओजोन होता है हमारे जो एटमॉस्फेयर है, इसके सबसे टॉप सरफेस पे, यानी कि सबसे ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, क्या,
अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो O2 होता है वो टूट जाता है, O+O में बढ़ जाता है, और ये जो अलग अलग ऑक्सीजन बट गया ये क्या करता है, किसी दूसरे O2 के साथ में जुड़ करके और क्या करता है, O3 बना देता है। इट मीन्स ओजोन का लेयर बना देता है। अब एक खास बात समझिएगा कि ये ओजोन का लेयर है तो दोनों ऑक्सीजन का ही, बट ये क्या है, इसका कॉम्बिनेशन अलग अलग है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। क्लियर है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर के टॉप सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। ओजोन हमारे लिए हानिकारक है, हम इसमें सांस नहीं ले सकते, लेकिन सिंपल ऑक्सीजन जो है हम इसमें सांस ले सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो हमारे लिए हानिकारक ओजोन है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लिए फायदेमंद इस तरीके से है कि अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। वो अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज से आ रही है वो उसको हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर आपसे बोला जाएगा कि ओजोन लेयर में जाकर के सांस लेने के लिए, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, राइट। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ओजोन हमारे लिए हार्मफुल है, ओजोन तो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। चलिए अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो इसमें O2 है ना, दोनों है अपर रूप ही है ना, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं किसके, ऑक्सीजन के, लेकिन देखिए दोनों की प्रॉपर्टी कैसी हो गई, अलग अलग हो गई है कि नहीं। चलिए तो यही अंतर है। अब अगर हम बात करते हैं कार्बन का एक और अपर रूप, तो कार्बन का अपर रूप आपको मैंने डायमंड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। किसके बारे में, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है ना। याद रखिएगा सबसे पहले जब इसे खदानों में खोजा गया था, जहां से कोयला निकलता है वहीं से डायमंड भी मिलता है और वहीं से ग्रेफाइट भी मिलता है। तो सबसे पहले जब इसे ढूंढा गया था तो इसे क्या नाम दिया गया था, बताइए, ब्लैक लेड। इसे हम बोलते हैं काला सीसा। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये सीसा की तरह ही दिखने में चमकीला था। बात समझ में आया कि नहीं। और अभी भी ग्रेफाइट जो होता है वो चमकीला ही होता है हल्का सा, और प्लस चिकना होता है काफी। तो इसे जो मजदूरों ने ढूंढा तो उन्होंने दिखाया कि भाई ये है क्या चीज़, ये कुछ नया पदार्थ है ना। तो इसका नाम शुरू में क्या रखा गया था, ब्लैक लेड, राइट। और अभी भी आप देखते होंगे कि जो पेंसिल है ना, जो हम यूज करते हैं नटराज का या फिर हम डॉम्स का या फिर अप्सरा वगैरह का, जो भी पेंसिल हम यूज करते हैं, तो उसमें भी आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, बताइए, लेड पेंसिल, लेड पेंसिल। और याद रखिएगा लेड पेंसिल में अगर आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें लेड की परसेंटेज 0 होता है, तो इसमें क्या होता है, लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज कितना होता है, 0% होता है। इट मीन्स इसमें लेड नहीं होता है। नाम इसका जरूर है लेड पेंसिल, है ना। ब्लैक लेड हमने इसको बोला, काला शीशा बोला, बट इसके अंदर में लेड का परसेंटेज कितना है, 0 है। बात समझ में आया कि नहीं। इसमें लेड नहीं होता है। नाम हमने जरूर रख दिया है इसका लेड पेंसिल, लेकिन इसमें लेड नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है सर, तो इसमें 100% ग्रेफाइट पाया जाता है ना। इसमें 100% क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है वैसे तो है ये नॉन मेटल, फिर से अगर हम बात करें, है ना। और ग्रेफाइट जो होता है ये भी कार्बन का बना हुआ है, डायमंड भी कार्बन का बना हुआ है। बात समझ में है कि नहीं। डायमंड भी कैसा है, कार्बन का बना हुआ है, और ग्रेफाइट भी कैसा है, कार्बन का बना हुआ है। क्लियर है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है। क्लियर है। ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों के लिए कैसा होता है, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर तो नहीं बोलेंगे इसको, हम ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टली कंडक्टर होता है। इट मीन्स कैसा होता है, दोनों का चालक होता है। बात समझ में आया कि नहीं। इट मीन्स अगर आप एक पेंसिल ले लेते हो और उसके इस दोनों टॉप वाले हिस्से को अगर आप शार्प करके, है ना, इसको शार्पनर से शार्प करके दोनों हिस्से में, और अगर आप इसको बैटरी और तार का इस्तेमाल करके अगर आप चाहो तो एक बल्ब जला सकते हो, है कि नहीं। हाँ, इसको एसी करंट में मत यूज करके चेक कीजिएगा, अदरवाइज ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है ना। एक बैटरी और बल्ब लगा करके हम इसको, जैसे बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे वैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को क्या करता है, दोनों के लिए कंडक्टर है, दोनों के लिए सुचालक है ना। चालक है मतलब वो पास करता है अपने में से। क्लियर।
जबकि ये एक नॉन मेटल है। तो आपसे ये पूछा भी जाता है क्वेश्चंस कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या करता है, अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तो हमारा जवाब क्या होता है, हमारा जवाब होता है ग्रेफाइट। क्लियर है। इसके अलावा और क्या चीज में यूज किया जाता है बताइए। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर, मॉडरेटर यानी कि मंदक के रूप में। और कहां पर बताइए, नाभिकीय अभिक्रिया में। इट मीन्स ये क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए क्या किया जाता है, मॉडरेटर की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसका, ग्रेफाइट का। तो आपसे पूछा जाएगा कि नाभिकीय अभिक्रिया में या नाभिकीय भट्टी में, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जवाब होगा ग्रेफाइट, है ना। क्लियर है। और उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि और ग्रेफाइट का क्या यूज है। तो आपको तो ये तो पता ही है। उसके अलावा एक और होता है सॉलिड लुब्रिकेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठोस स्नेहक। अब ये स्नेहक क्या होता है, लुब्रिकेंट क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि साइकिल या गाड़ी वगैरह में चेन होता है या फिर बॉल बेयरिंग होता है, उस समय क्या की चीज का यूज किया जाता है, ग्रीस का यूज किया जाता है ना। तो ग्रीस क्या करता है, ग्रीस उसके सरफेस को चिकना बना करके रखता है, प्लस वो सॉफ्ट, मतलब कि हम बोल सकते हैं क्या कि जब हम साइकिलिंग करते हैं तो उस टाइम में हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज उसमें क्या किया गया है, ग्रीसिंग कर दिया गया, उसमें ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीस जो होता है वो क्या करता है, चेन के बीच में आ जाता है और उसको चिकना बना देता है, जिससे कि हमारा जो होता है एनर्जी कम वेस्ट होता है साइकिलिंग वगैरह करने में। गाड़ी वगैरह जब चलाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है चेन वगैरह में, ताकि उससे क्या होगा, वो आवाज भी नहीं करेगा और प्लस वो स्मूथली रन करेगा। सेम टू सेम वैसे ही सॉलिड लुब्रिकेंट मशीनों में यूज किया जाता है ना। सब जगह पे ग्रीस पॉसिबल नहीं होता है, तो सॉलिड लुब्रिकेंट यानी कि ठोस स्नेहक, यानी कि वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट का पाउडर, चूर्ण, है ना। तो ग्रेफाइट का पाउडर जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं स्नेहक के रूप में। बात समझ में आया कि नहीं, स्नेहक यानी कि सॉलिड लुब्रिकेंट में। तो ये हमारा ग्रेफाइट जो होता है वो इस तरीके से करके यूज किया जाता है। पेंसिल में तो सबसे ज़्यादा यूज होता है, आपने देखा होगा एग्जाम वगैरह में भी लिखा रहता है, या HB पेंसिल जो आता है तो उस पर लेड पेंसिल भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना इसमें लेड 0% होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 100% होता है। ठीक है। डायमंड के बारे में खास बात और है ना, डायमंड तो खैर बहुत ही हार्डेस्ट मटेरियल है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप डायमंड और ग्लास में कैसे डिफरेंस पता करोगे, इट मीन्स कांच और हीरे में कैसे अगर आप अंतर पता करोगे, तो एक सिंपल सा पता है हमको ट्रिक। क्या, अगर हम दोनों को धूप में लेकर के जाएंगे तो हमें पता है कि कांच जो होता है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको पता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल है। इट मीन्स चतुष्फलकीय है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं होता है। इट मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है ना, कार्बन, आपको पता ही ना, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये और दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स एक भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस कार्बन में अगर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके इलेक्ट्रॉन हीट मिलेगा तो ये मूव नहीं करेगा। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा हीरा होता है उसको अगर मूव करने की बात की जाएगी और गर्म करने की बात की जाएगी, तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि वो जो होता है वो गर्म नहीं होगा, है ना। तो अगर हम हीरा और कांच दोनों को अगर धूप में लेकर के जाते हैं तो कांच जो होगा वो हमारा गर्म होकर के एक्सपेंस होना शुरू हो जाएगा, प्रसार होना शुरू हो जाएगा उसमें। लेकिन हमारा जो क्या बोलते हैं, डायमंड जो होता है उसमें बिल्कुल भी प्रसार नहीं होता है, वो गर्म नहीं होगा, वो एक्सपेंड नहीं होगा। ठीक है। तो हम छू करके भी देख सकते हैं, थोड़ी देर तक धूप में रखने के बाद हमारा जो डायमंड है वो जैसे का तैसे रह जाएगा, और जो हमारा कांच है वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो ज्वेलरी वाले हैं वही पहचान कर सके, आप भी एक आइडेंटिफिकेशन याद रखिएगा। चलिए, तो आज हम लोगों ने कार्बन, है ना, के जो एलोट्रोप्स हैं, अपर रूप है, उसमें जो हमारा हीरा और ग्रेफाइट है, इनके बारे में बात किया, प्लस आपको पी ब्लॉक में सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हम आगे जो होगा नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम कार्बन के और भी बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं, उन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, है ना। जो 2 मेन था हीरा और ग्रेफाइट, इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। चलिए ठीक है, तो फिर मैं आज की क्लास यहीं फिनिश करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही आपको मिलता हूँ। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, बी कंटिन्यू।